प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और आज से नीट के एग्ज़ाम में 26 डेज़ बचा हुआ है। आज को अगर छोड़ दें तो हमारे पास 26 डेज़ बचा हुआ है। अब इसी 26 डे में हमारा यही प्लानिंग है कि बायो जो है 100% कंप्लीट करके आप लोग को जाना है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो बायो छोड़ करके जाएगा। ये बायो में 360 मार्क्स का है और इससे मान सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, बट एट द लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आपको अगर एटलीस्ट मिनिमम बायो भी करके जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक। ठीक है, तो शुरू किया जाए। अब आते हैं, हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं यहाँ से। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में देखिए क्या लिखा है, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। क्या बोल रहा है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो कैसा मॉलिक्यूल है, सिंपल है और डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब बहुत अलग अलग तरह का केमिकल से मिलके बना है। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, वो हो सकता है इंडोल कंपाउंड, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं IA। एडेनिन का डेरिवेटिव हो सकता है, इसको बोलते हैं N6 फुरफुराइल अमीन प्यूरिन, जैसे काइनेटिन। फिर डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड हो सकता है, जैसे एब्सिसिक एसिड ABA, और एग्ज़ाम में यही सब पूछता है। टर्पिन्स डेरिवेटिव हो सकता है, जैसे जिबरलिक एसिड टर्पिनॉइड डेरिवेटिव है GA3। और गैसेस में हो सकता है इथाइलिन, जो कि हमारा इथाइलिन हार्मोन है। प्लांट हार्मोन रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन को दो टर्म दे रहे हैं, प्लांट हार्मोन बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, फाइटो हार्मोन बोल रहे हैं इन लिटरेचर। अब देखो, हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में दो तरह का होता है, एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब वैसा प्लांट हार्मोन जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेगा उसको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और जो प्लांट की ग्रोथ को डिक्रीज करेगा उसको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। द PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन लिविंग प्लांट बॉडी। बोला कि जो PGR है वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, किस बेस्ड पे, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन लिविंग प्लांट बॉडी। अभी ये जो ऊपर में ये जो सारा देखे ना, इसको हम लोग साइड में लिखेंगे एक एक करके। वन ग्रुप ऑफ PGR आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ द प्रोमोटिंग एक्टिविटी। वैसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करेगा उसको बोल देंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। जो प्लांट के बॉडी में ग्रोथ करवाएगा, प्लांट के ऑर्गन को डेवलपमेंट करवाएगा, उसको बोल देंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। वंस सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ करवाएगा, फ्लावरिंग करवाएगा, फ्रूटिंग करवाएगा एंड सीड का फॉर्मेशन करवाएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का एग्जाम्पल दिया ऑक्सिन, दूसरा नंबर एग्जाम्पल दिया जिबरलिन, तीसरा नंबर एग्जाम्पल दिया साइटोकाइनिन। ये जो तीन हार्मोन है वो क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि प्लांट ग्रोथ को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्लांट में डेवलपमेंट करवा रहा है, फ्लावरिंग करवा रहा है, फ्रूटिंग करवा रहा है, सीड का फॉर्मेशन करवा रहा है। कौन करवा रहा है, यही तीनों में हार्मोन मिल करके, और इन तीनों हार्मोन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बोल दे रहे हैं। ठीक है, द PGRs of the other group play an important role in the plant responses to wound and stress of biotic and abiotic origin। जो हमारा दूसरा ग्रुप है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, वो करता क्या है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट रेस्पॉन्स टू वुंड एंड स्ट्रेस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक ओरिजिन। मतलब जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है वो मेनली कर रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल किस में निभा रहा है, रेस्पॉन्स टू वुंड में एंड प्रेस्टेस टू बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन में। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिसन। वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में बोल रहा है कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर और क्या करता है, वो डोरमेंसी में भी काम कर रहा है, एब्सिसन में भी इसका रोल है। द PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में कौन सा बिलोंग करता है, एब्सिसिक एसिड किसके अंदर में आता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आता है। द गैसियस PGR इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट्स लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटी। ये सब हम सारा लिखेंगे एक एक पॉइंट। अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या देखें, यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पूरा एक एक करके लिखेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। आप लोग भी अपना पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग पहला नंबर पॉइंट लिखेंगे कि हमारे पास प्लांट ग्रोथ
PGR प्लांट ग्रोथ हार्मोन में प्लांट ग्रोथ, जैसे रुको यहाँ से लिखते हैं, PGR कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक हो गया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक हो गया प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितना तरह का है? 2 तरह का है। एक हो गया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक हो गया प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है उसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या दिया? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन लिख दीजिए, ऑक्सिन। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए जिबरलिन, जिबरलिन्स। और तीसरा एग्जाम्पल लिख दीजिए साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में क्या है? एब्सिसिक एसिड। एग्जाम्पल लिखेंगे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और एक हमारे पास है इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि फिट हो सकता है दोनों में। वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी काम कर सकता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी काम कर सकता है। बट ज़्यादा किसकी तरह काम करता है? बट ज़्यादा वो काम करता है एज अ इनहिबिटर की तरह ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन, इथाइलिन में लिखेंगे कि इट इज़ बोथ PG प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड PGI प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, बट एक्ट मोर एज अ PGI। यहाँ पे लिखेंगे बट एक्ट मोर एज PGI, मतलब ज़्यादा किसकी तरह काम करता है? ज़्यादा इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो इसीलिए उसको हम लोग लिख देंगे एक्ट मोर एज अ PGI। तो यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितना तरह का होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 2 तरह का होता है। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होता है? जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा उसको बोल देंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा उसको बोल देंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कितना हार्मोन है? 3 हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कितना है? ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में कितना है? एब्सिसिक एसिड। लेकिन एक एग्जांपल है हमारे पास इथाइलिन, जो एक्ट कर सकता है दोनों की तरह। वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी हो सकता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी हो सकता है, बट ज़्यादा किसकी तरह एक्ट करता है? ज़्यादा वो एक्ट करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह। ठीक है, अब ऊपर में यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव लिखना है कि कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन है। हमको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल बना है। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। कि एब्सिसिक एसिड किस कंपाउंड से मिल करके बना है? वो बना है कैरोटीनॉइड से बना है। वो एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। टर्पिन डेरिवेटिव कौन है? जिबरलिक एसिड। जिबरलिक एसिड क्या है? टर्पिन डेरिवेटिव। और गैसियस हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। एग्जाम में पूछा जाएगा विच इज द गैसियस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडोल कंपाउंड। कि इंडोल कंपाउंड कौन सा है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। मेनली ये ऑक्सिन के बारे में, ये ऑक्सिन का है। एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा है? N6 फुरफुराइल अमीन प्यूरिन और काइनेटिन इसको बोल रहे हैं। एडेनिन डेरिवेटिव कौन है? N6 फुरफुराइल अमीन प्यूरिन काइनेटिन। और कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव कौन है? एब्सिसिक एसिड ABA जिसको बोल रहे हैं। टर्पिन डेरिवेटिव कौन है? जिब्रेलिक एसिड है टर्पिन डेरिवेटिव। और गैसियस हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है हमारे पास गैसियस हार्मोन। तो हम अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, एक एक करके ऑक्सिन के बारे में पहला नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि द डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डिस्कवरी कैसे हुआ। हाँ, तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डिस्कवरी देखना है। अलग अलग साइंटिस्ट आएगा, अलग अलग साइंटिस्ट का हमको डिस्कवरी देखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, शुरू करते हैं पहले। ठीक है, बोल रहा है इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ द ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ द PGR हैव बीन एक्सीडेंटल। मतलब जो 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन का जो डिस्कवरी हुआ वो कैसे हुआ? एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ। मतलब कि उसको खोज इस तरह नहीं है कि हम जाके आज ऑक्सिन को खोजने जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं हुआ। वो कुछ और काम कर रहा है, कुछ और वहाँ पे हो गया। तो ये इसीलिए लिखा कि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। कि ये मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसा सोच करके नहीं हुआ कि हम ऑक्सिन का डिस्कवरी करेंगे, जिबरलिन का डिस्कवरी करेंगे। वो अचानक से कुछ काम, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वहाँ पे अलग अलग हार्मोन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है,
आते हैं क्या लिखा हुआ। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। शुरुआत में क्या बोला, ऑल दिस ऑब्जर्व स्टार्ट कहाँ से हुआ, विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन जो है ऑब्जर्व करना शुरू किए, एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। याद रखना कि सारा काम शुरुआत यहाँ पे हुआ चार्ल्स डार्विन से शुरू कर रहे हैं, और उनके एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड दैट कोलियोटाइल ऑफ कैनरी ग्रास responded to unilateral illumination by growing towards the light source, that is phototropism. After a series of experiments, it was concluded that the tip of the coleoptile was site of transmittable influence that caused bending of the entire coleoptile. अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि इतना दूर में ये बताना क्या चाह रहा है, यहाँ से यहाँ क्या बताना चाह रहा है। यहाँ से यहाँ यही बताना चाह रहा है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। साइंटिस्ट का नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन, और एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन दे ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल, कि एक कोलियोप्टाइल है किसका, कैनरी ग्रास का। जैसे एग्जाम्पल ये डायग्राम दिया हुआ, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रेस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन, मतलब कि ये जो कोलियोप्टाइल है वो यूनिलैटरली बेंड कर रहा है, एक डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, एक ही तरफ बेंड कर रहा है, तो इसी को बोल रहा है यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। किधर ग्रो कर रहा है, जिधर से लाइट आ रहा है उधर की तरफ ग्रो कर रहा है, टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल वॉज साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज बेंडिंग ऑफ द इंटायर कोलियोप्टाइल। अब देखो क्या हो रहा है कि इधर से देखो लाइट आ रहा है, लाइट पड़ रहा है इस पर, इसको बोल रहे हैं कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। एक कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल है उस पर लाइट पड़ रहा है, तो जैसे लाइट पड़ रहा है ना, तो लाइट पड़ने से ये जो कोलियोप्टाइल का कैनरी ग्लास है लाइट की तरफ क्या करने लगा, बेंड करने लगा, लाइट की तरफ क्या करने लगा, बेंड करने लगा। तो बाद में पता चला कि ये जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है वहीं पे कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि पूरे कोलियोप्टाइल को क्या कर दे रहा, बेंड कर दे रहा, जो कि पूरे कैनरी ग्रास को क्या कर दे रहा, बेंड कर दे रहा है। बोल रहा है कि जो टिप में कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके कारण ये पूरा कोलियोप्टाइल क्या हो गया, पूरा कोलियोप्टाइल बेंड हो गया, बेंड हो गया, ठीक है, एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे साइंटिस्ट दो आया, एक साइंटिस्ट हमारे पास चार्ल्स डार्विन और दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास फ्रांसिस डार्विन। वो ऑब्जर्व क्या किए, वो ऑब्जर्व किए कि कैनरी ग्रास जो है यूनिलैटरल इल्यूमिनेट किया टुवर्ड्स वन लाइट, की एक लाइट सोर्स की तरफ वो इल्यूमिनेट किया। बाद में ऑब्जर्व किया कि कोलियोप्टाइल के टिप में क्या प्रेजेंट है, कुछ ऐसा केमिकल प्रेजेंट है जो कि ट्रांसमिशन साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज बेंडिंग ऑफ द इंटायर कोलियोप्टाइल। जो पूरा कोलियोप्टाइल बेंड किया वो किसके कारण किया, कि यहाँ पे कोलियोप्टाइल के टिप पे कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके कारण ये पूरे कोलियोप्टाइल को बेंड करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन वाज, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। साइंटिस्ट का नाम क्या, यहाँ पे क्या लिखा हार्मोन, ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन was isolated by F.W. वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। F.W. वेंट कहाँ से वेंट किए वो लोग, फ्रॉम टिप ऑफ ओट सीडलिंग, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया, F.W. वेंट ने किया। किसमें किया, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट के सीडलिंग के टिप में उन्होंने डिस्कवरी किसका किया, और ऑक्सीजन हार्मोन का डिस्कवरी किया। लेकिन इसके पहले यहाँ पे दो साइंटिस्ट पहले आ चुका है, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। क्या किया, वो ऑब्जर्व किए कैनरी ग्रास का टिप का यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, मतलब कि एक तरफ जो मुड़ रहा है वो क्यों मुड़ रहा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किए। तो ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि इनके टिप में यहाँ पे जो कोलियोप्टाइल का जो टिप है वहीं पे कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि पूरे कोलियोप्टाइल को क्या करवा दे रहा है, बेंड करवा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट आया हमारे पास ऑक्सीजन, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया, F.W. वेंट किया। किस में किया, ओट के सीडलिंग में किया, कोलियोप्टाइल के ओट सीडलिंग में कौन डिस्कवरी किया, ऑक्सीजन का F.W. वेंट किया।
अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, देखो क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल इज सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। ये टिप ऑफ द कोलेप्टाइल बोल रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि जब ये जो टिप यहाँ पे इस तरह से बेंड किया ना, अब इस टिप को यहाँ से कट कर दिया गया। कट कर देने के बाद पता चला कि ये अब बेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये बेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि यहीं पे ये जो टिप है यहीं पे कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसके कारण ये पूरा कोलेप्टाइल क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। जब कट कर दे रहे हैं, ये टिप को काट दे रहे हैं, तो ये बेंड नहीं कर रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है जिसके कारण पूरा कोलेप्टाइल क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है, पूरा कोलेप्टाइल बेंड। इस चीज़ को बताया किसने, इस चीज़ को बताया चार्ल्स डार्विन ने एंड फ्रांसिस डार्विन ने मिलकर के बताया इस चीज़ के बारे में। आगे बात करते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट, यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ से साइंटिस्ट कौन सा आया हमारे पास, ये साइंटिस्ट आया, 3 साइंटिस्ट कि चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन क्या किया, ऑब्जर्व किया टिप ऑफ, इसको लिख ले क्या, इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग, बाद में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व्ड कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास रेस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल, observed tip of coleoptile growing towards light, so yes, ये लिख सकते हैं। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन observed tip of coleoptile of canary grass growing towards लाइट के टुवर्ड्स वो ग्रो कर रहा है। ये साइंटिस्ट किसने बताया, चार्ल्स डार्विन ने एंड फ्रांसिस डार्विन, 3 साइंटिस्ट अभी यहाँ तक आया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेकेन के बारे में, कुछ बात है। बेकेन फुल्ली सीडलिंग डिजीज, बेकेन क्या है, फुल्ली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग, मतलब बेकेन नाम का एक डिजीज है, वो किस में पाया जा रहा है, राइस के सीडलिंग में पाया जा रहा है, और इसको हम लोग क्या टर्म दे रहे हैं, फुल्ली सीडलिंग डिजीज बोल रहे हैं। वॉज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजीकोराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि बेकेन नाम का एक डिजीज है, किस में पाया जा रहा है, राइस के सीडलिंग में पाया जा रहा है। कहाँ पे पाया जा रहा है, राइस के सीडलिंग में पाया जा रहा है। यहाँ से क्या है ना कि ये जो बेकेन नाम का डिजीज है उसको क्या बोल रहे हैं, फुल्ली सीडलिंग डिजीज। ये हो किस में रहा है, राइस सीडलिंग में हो रहा है। किसके द्वारा कॉज हो रहा है, फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजीकोराई, याद रखना। देखो यहाँ लिख दिए हैं, बेकेन क्या है, फुल्ली सीडलिंग डिजीज उसको बोलते हैं। किसके द्वारा कॉज हो रहा है, ये कॉज हो रहा है, ये कॉज किस में हो रहा है, राइस सीडलिंग में कॉज हो रहा है। किसके द्वारा कॉज हो रहा है, फंगल पैथोजन जिसका नाम है जिब्रेला फुजीकोराई। ये सारा पॉइंट एग्जाम में पूछ जाता है, एक एक पॉइंट। आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ई कुरोसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इन राइस सीडलिंग when they were treated with sterile filtrate of the fungus. The active substance were later identified as जिब्रेलिक एसिड। बाद में इसको आइडेंटिफाई किए किस फॉर्म में, जिब्रेलिक एसिड में। अब एक बार फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई कुरोसावा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज, मतलब कि जो बेकेन नाम का डिजीज है इसका सिम्टम को किसने रिपोर्ट किया, इसका सिम्टम को रिपोर्ट किया ई कुरोसावा नाम का साइंटिस्ट था। रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग, कि राइस सीडलिंग में इस डिजीज का क्या क्या सिम्टम आएगा। व्हेन दे वर ट्रीटेड विथ स्टेराइल, किससे ट्रीट किए, व्हेन दे वर ट्रीटेड विथ स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस, मतलब कि जब स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस है जब उसको ट्रीट किए तो बाद में पता चला कि द एक्टिव सब्सटेंस वेर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। बाद में पता चला कि जो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके कारण बेकेन नाम का ये जो डिजीज़ हो रहा है वो एक्चुअली में किससे कारण हो रहा है, वो हो रहा है जिब्रेलिक एसिड के कारण हो रहा है। किसी कारण हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड के कारण हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग इसी में पॉइंट लिखेंगे, ई कुरोसावा रिपोर्टेड सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। E. Kurosawa reported symptom of this disease. Symptom of, ठीक है।
फिर बाद में क्या पता चला, बाद में पता चला कि ये जो जिस कारण से ये जो डिजीज़ हो रहा है वो एक एक्टिव सब्सटेंस था, और उस सब्सटेंस का नाम क्या था, जिब्रेलिक एसिड था, जिसके कारण ये सारा डिजीज़ वगैरह हुआ। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आ रहा है एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको, मतलब टोबैको प्लांट का इंटरनोड का जो सेगमेंट है, स्टेम, द कैलस, कैलस क्या एग्जाम में पूछता है, कैलस क्या है, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, proliferate only if in addition to the oxygen the nutrient medium was supplemented with one of the following extract of the vascular tissue, yeast extract या कोकोनट मिल्क और डीएनए। अभी देखते हैं इसको क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ से यहाँ तक बोलना यही चाह रहा है कि एफ स्कूग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके साथ उसका एक कोवर्कर ऑब्जर्व किया दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको, जैसे कि ये जो टोबैको है इस रीजन को बोलते हैं इंटर, ये इसको बोलते हैं नोड, ये नोड है, ये नोड है, और बीच में इस गैप को बोलते हैं इंटर नोड, क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोला जाता है। तो एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर ऑब्जर्व किया फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, टोबैको के स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट में कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया, इंटरनोडल सेगमेंट टोबैको स्टेम द कैलस, कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, एग्जाम में पूछता है व्हाट इज कैलस, कैलस वैसे पूछा हुआ भी है तो कैलस लिख लेंगे, कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास को बोलते हैं हम लोग कैलस बोलते हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रोलिफरेटेड ओनली इफ इन एडिशन टू द ऑक्सीजन, बोल रहा है कि जो कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड है ये प्रोलिफरेट कब करेगा, ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन, मतलब एडिशन के जगह में द न्यूट्रिएंट मीडियम में हम रख देंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए। मतलब जो बोल रहा है यहाँ पे कि एफ स्कूग जो था वो इंटरनोड, टोबैको के इंटरनोड में ऑब्जर्व किया कि जो कैलस बोल रहे हैं, कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा टिश्यू प्रेजेंट है जिसको बोल दिए कैलस, कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, उसको क्या बोले, कैलस बोले। अब इसमें बोल रहा है कैलस टोबैको स्टेम द कैलस प्रोलिफरेट, ये कैलस कब प्रोलिफरेट करेगा, मतलब यहाँ जो कैलस प्रेजेंट है ये ग्रो कब कर रहा था, प्रोलिफरेटेड ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के जगह में इसके अगर न्यूट्रिएंट मीडियम को अगर हम कर देते हैं सप्लीमेंटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल दें, या फिर यहाँ पे ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दें, या फिर कोकोनट का मिल्क डाल दें, या फिर डीएनए डाल दें, तो यहाँ पे ये जो कैलस है प्रोलिफरेट कर जाएगा, ये कैलस क्या कर जाएगा, प्रोलिफरेट कर जाएगा, मतलब प्रोलिफरेट का मतलब ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ किसके बारे में हुआ, यहाँ पे ये हम लोग एफ स्कूग वाला देख रहे थे। नेक्स्ट क्या है कि मिलर लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन, और उनको टर्म क्या दिया, काइनेटिन बोला गया। अब एक एक करके हम लोग इसका डाटा लिख लेते हैं पूरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डाटा लिख लेते हैं काइनेटिक साइटोकाइन के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो साइटोकाइन हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट डाटा। यहाँ से ये जो पूरा है ना साइटोकाइनेसिस वाला यहाँ पे लिख दिए हैं कि स्कूग एंड मिलर नाम का जो साइंटिस्ट था बाद में क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, उसको बाद में नाम दिया काइनेटिन, क्या बोला उसको, काइनेटिन बोला। तो यहाँ से ये स्कूग एंड मिलर के बारे में क्या बताना है कि स्कूग एंड मिलर क्या किया, ये इंटरनोडल इलोंगेशन, मतलब कि टोबैको के इंटरनोड में यहाँ पे जो कैलस प्रेजेंट है बताया, ये जो कैलस है प्रोलिफरेट कब करेगा, अगर ऑक्सीजन को छोड़ करके यहाँ पे अगर हम कुछ और सब्सटेंस दें, जैसे कि न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग डाल दें एक्सट्रैक्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डालें, कोकोनट मिल्क डालें या डीएनए डालें, तब ये प्रोलिफरेट कर जा रहा है, कैलस क्या कर जा रहा है, प्रोलिफरेट कर जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ड्यूरिंग मिड 1960 3 independent research reported the purification and chemical characterization of the 3 different kinds of inhibitor। बाद में 3 तरह का इनिबिटर आइडेंटिफाई हुआ, जैसे कि इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन। क्या बोला कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन, क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग 1963 3 independent research reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor।
तीन तरह का इनहिबिटर बाद में आइडेंटिफाई किया गया 1960 के दौरान, और उनका नाम क्या पड़ा, इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डॉर्मिन। लेटर लेकिन बाद में जब देखा गया कि जो तीनों कंपाउंड था एक ही था, लेटर ऑल द थ्री वेयर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में क्या पाया गया कि जो तीन कंपाउंड पाया गया 1960 के दौरान, कौन सा कंपाउंड, इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 और डॉर्मिन। बाद में देखा गया ये जो तीनों कंपाउंड है, तीनों कंपाउंड का जो केमिकल नेचर है क्या है, सेम है। मतलब केमिकली तीनों एक ही जैसा है, एक ही सब्सटेंस से बना है। इट वाज नेम्ड, और उसको नाम क्या रखा गया, उनका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। क्या नाम रखा गया उसका, एब्सिसिक एसिड रखा गया। ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड के बारे में था कि 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ था, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन केमिकल ग्रेडेशन से बोला कि 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर पाया जा रहा है। एक को बोला इनहिबिटर बी, एक को बोला एब्सिसन 2 और एक को बोला डॉर्मिन। बाद में पाया गया कि ये तीनों सब्सटेंस है क्या है, तीनों सब्सटेंस एक ही केमिकल से बना है, केमिकली क्या था, आइडेंटिकल था। फिर बाद में उसका नाम क्या रख दिया, एब्सिसिक एसिड नाम रख दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड का यहाँ पे हो गया। फिर एच कजिन के बारे में बोल रहा है। एच कजिन confirmed the release of volatile substance from ripened orange that hasten the ripening of stored unripened bananas। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो कि गैसियस हार्मोन का पहली बार बताया। तो गैसियस हार्मोन के बारे में पहली बार एच कजिन नाम का साइंटिस्ट था, वो बताया कि वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंज, की राइपेंड ऑरेंज, जैसे कि ये मान लो ऑरेंज है, बताया कि ऑरेंज से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस बाहर निकल रहा है। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब जो बाहर हवा में उड़ सके उसको वोलेटाइल बोलते हैं। तो इस ऑरेंज से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस बाहर निकल रहा है जो कि अनराइपेंड, जो बनाना रखा हुआ है मान लो अनराइपेंड बनाना, उसको भी ये क्या कर दे रहा है, राइप कर दे रहा है, उसको भी पका दे रहा है। कौन, यहाँ से ऑरेंज से जो कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, जो वोलेटाइल केमिकल बाहर निकल रहा है, गैस बाहर निकल रहा है, जो अनराइपेंड बनाना, जो बनाना पका हुआ नहीं है, उसको भी क्या कर दे रहा है, ये पका दे रहा है। इसके बारे में बताया कौन, एच कजिन नाम का साइंटिस्ट बताया। क्या बोला कि एच कजिन कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, कि राइपेंड ऑरेंज से पूछा जाएगा कि हु कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, एच कजिन। बोला कि राइपेंड ऑरेंज से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस बाहर निकल रहा है और वही वोलेटाइल सब्सटेंस जो है अनराइपेंड बनाना को राइप कर दे रहा है, जो पका दे रहा है, स्टोर्ड अनराइप बनाना। फिर बोला कि लेटर द वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन अ गैसियस पीजीआर। बाद में ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको बाद में क्या बताया गया कि ये जो गैसियस सब्सटेंस था वो क्या है, एक्चुअली में इथाइलिन है, जो कि एक गैसियस पीजीआर है। मतलब इथाइलिन ही एकमात्र ऐसा पीजीआर है जो कि गैसियस इन नेचर है। अब हम लोग एक एक करके सारा हार्मोन देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या देखें, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग पूरा देखें डिस्कवरी के बारे में। पहला नंबर यहाँ पे बात आया, 2 साइंटिस्ट आया। पहला साइंटिस्ट आया फ्रांसिस डार्विन, दूसरा साइंटिस्ट आया हमारे पास चार्ल्स डार्विन। अब फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन के बारे में क्या बताया कि फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन जो है कैनरी ग्रास में ऑब्जर्व किया था कि इसमें यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है, मतलब कि यूनिलेटरली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिधर से लाइट पड़ रहा है वहीं पे वो मूव कर रहा है। बाद में जब इसको काटा, इसका टिप को काट दिया गया, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ मूवमेंट। फिर बोला कि जो टिप है ना, टिप में कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसके कारण ये पूरा कोलेप्टाइल क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट आया ऑक्सीजन के बारे में कि FW नाम का एक साइंटिस्ट था, वो ऑक्सीजन आइसोलेट किए कहाँ से, ओट सीडलिंग के, कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से ऑक्सीजन का आइसोलेशन किसने किया, FW वेंट ने किया। याद रखना, FW वेंट नाम का साइंटिस्ट था जो कि ऑक्सीजन का आइसोलेशन कहाँ से किया, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट के सीडलिंग से ऑक्सीजन का आइसोलेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्ल्स डार्विन, तो ये लिख लिए हम लोग। नेक्स्ट आता है बेकेन के बारे में। बेकेन क्या है, एक फुली सीडलिंग डिजीज, कॉज्ड किस में होता है, राइस सीडलिंग में होता है। किसके द्वारा कॉज्ड होता है, फंगल पैथोजन जिब्रेला फुजीकोराई के द्वारा कॉज्ड होता है। ये याद रखना कि बेकेन किसके द्वारा कॉज होता है, बेकेन कॉज होता है फंगल पैथोजन। अच्छा, ये भी याद रखना कि जिब्रेला फुजीकोराई फंगल है कि नहीं, तो याद रखना जिब्रेला फुजीकोराई इज़ फंगल, और ये कॉज उसका पूरा नाम है जिब्रेला फुजीकोराई। नेक्स्ट आता है ई कुरोसावा रिपोर्टेड सिम्टम ऑफ द डिजीज़, मतलब कि ये जो सिम्टम है जिब्रेलिक के बारे में, जिब्रेलिक के बारे में पहली बार सिम्टम किसने बताया, ई कुरोसावा रिपोर्टेड सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज का सिम्टम रिपोर्ट किया। नेक्स्ट हार्मोन आ रहा है हमारे पास साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से रिलेटेड क्या है, स्कूग एंड मिलर लेटर आइडेंटिफाइड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस
प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट द टर्म काइनेटिन, मतलब कि स्कूग एंड मिलर जो है बाद में उन्होंने पाया कि एक साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस प्लांट रिलीज कर रहा है, उसका नाम है काइनेटिन। क्या नाम है उसका? काइनेटिन नाम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब ऑक्सिन के बारे में। हम लोग पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं ऑक्सिन। अब ऑक्सिन के बारे में देखो क्या क्या हमको जानना है। सो देखो द ऑक्सिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है यहाँ से कि ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड कहाँ से किया गया था? ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया था ऑक्सिन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। नेक्स्ट आ रहा है द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सिन किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA बोला जाता है, एंड द अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपेक्सेस ऑफ द स्टेम एंड रूट। ऑक्सिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है ग्रोइंग एपेक्सेस कहाँ पे? स्टेम में एंड रूट्स में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जनरली जो है ऑक्सिन कहाँ पे पाया जाता है? दे आर प्रोड्यूस्ड कहाँ पे होता है प्लांट में? ग्रोइंग स्टेम में। जो स्टेम ग्रो कर रहा है और जो रूट ग्रो कर रहा है उसके टिप में पाया जाता है ऑक्सिन, वहाँ पे ऑक्सिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि पूरा ऑक्सिन का एक तरह से हम लोग पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि एक एक फंक्शन को हमको अभी हम लोग पहले NCERT से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पहले इसको रीडिंग कर लेते हैं NCERT के हिसाब से। क्या बोल रहा है कि दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपेक्सेस ऑफ द स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। मतलब कि ऑक्सिन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है जनरली ग्रोइंग स्टेम में एंड रूट में, और वहाँ से वो माइग्रेट करता है जहाँ पे उसका काम है। एक्शन क्या बोल रहा है? फ्रॉम देयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, जहाँ पे उसका काम है, जहाँ पे उसको वर्क करना है, वहाँ उस रीजन पे वो माइग्रेट करता है। ऑक्सिन लाइक IAA and indole butyric acid, IAA and indole butyric acid have been isolated from plant। ये दो ऑक्सिन जो है ये है नेचुरल ऑक्सिन। इसमें हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल ऑक्सिन में आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट लिख देते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IAA एंड IBB कहाँ से आइसोलेट किया गया है? प्लांट से आइसोलेट किया गया। नेक्स्ट देते हैं आइसोलेटेड, एंड नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड फिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेटिक ऑक्सिन। ये दो ऑक्सिन हमको याद रखना है कि IAA IBA ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन है और NAA एंड 2,4-D क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन है। अब ये जो 2,4-D है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेटिक ऑक्सिन, these are ऑक्सिन हैव बीन एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग। अब यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ, ऑक्सिन का यहाँ से रोल शुरू हुआ, क्या क्या करता है? दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये हुआ पहला रोल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रोल। यहाँ से हेल्प क्या किया? रूटिंग इन स्टेम कटिंग। एन एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांट प्रोपगेशन। ठीक है, ऑक्सिन प्रोमोट फ्लावरिंग एग्जाम्पल पाइनएप्पल, ये दूसरा रोल हुआ। ऑक्सिन जो है सो फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, कहाँ पे प्रमोट कर रहा है? पाइनएप्पल में प्रमोट कर रहा है। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। मतलब ये तीसरा फंक्शन यहाँ से हुआ कि ये मदद कर रहा है लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, मतलब ये प्रिवेंट कर रहा है कि लीफ को ड्रॉप होने नहीं दे रहा है। कौन से लीफ को? यंग लीव्स को। बट ये प्रमोट भी कर रहा है एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर, कि प्लांट में अगर कोई प्लांट मैच्योर लीफ है उसको गिराने में भी मदद कर रहा है और यंग लीफ को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है। उसको गिरने भी नहीं दे रहा यंग लीफ को और ओल्डर लीफ को ये गिरा भी रहा है। ठीक है, उसका एब्सिशन कर रहा है ऑफ मैच्योर लीव्स एंड द फ्रूट। नेक्स्ट यहाँ इन हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बर्ड। जैसे कि एक प्लांट है, अब प्लांट के टिप में हमेशा प्रोडक्शन होता है ऑक्सिन का। किसका प्रोडक्शन होता है? ऑक्सिन का। तो ऑक्सिन के कारण क्या हो रहा है ना कि लेटरली ग्रोथ कम हो पा रहा है। लेटरली जो ग्रोथ होना चाहिए था वो लेटरल ग्रोथ कम हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ का इंक्रीज हो रहा है। किसी कारण?
ऑक्सिन के कारण। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिक्सेस बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड। यहाँ पे लेटरल एक्सिलरी बड है उसका ग्रोथ रुक जाता है क्योंकि एक्सिलरी ऊपर में जो प्रेजेंट है यहाँ पे एपिकल बड, उसके कारण। और इसी को बोलते हैं हम लोग एपिकल डोमिनेंस। क्या बोला जाता है इसको? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या कि एपिकल बड के कारण जो है ग्रोथ जो कंटिन्यू सिर्फ ऊपर की तरफ हो रहा है, लेंथ में ग्रो हो रहा है। लेटरल बड जो है जो जनरली नहीं ग्रो कर पाता है ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस, मतलब ड्यू टू एपिकल बड के कारण, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण प्लांट का जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली बड़ा होते जाता है, लेंथ बढ़ते जाता है, बट साइड से लेटरल ग्रोथ नहीं हो पाता। इसी को बोलते हैं हम लोग एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट है कि रिमूविंग ऑफ दिस शूट टिप, जिसको बोलते हैं डीकैपिटेशन। अब हमको किसी प्लांट में एपिकल ग्रोथ करवाना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? शूट टिप को रिमूव कर देना पड़ेगा, तब जाके एपिकल ग्रोथ होगा। जैसे कि यहाँ से शूट टिप को काट दिए, यहाँ से काट देंगे तब जाके इधर जो लेटरल वाला रीजन है तब यहाँ से ये इसका ग्रोथ स्टार्ट होगा। कब? जब यहाँ पे एपिकल बड को काट देंगे। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं डीकैपिटेशन। क्या बोल रहे हैं इस प्रोसेस को? डीकैपिटेशन। यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। जब यहाँ से शूट के टिप को काट दिया जाएगा तब लेटरल बड यहाँ से ग्रो करना शुरू करेगा और प्लांट डेवलप करेगा लेटरली भी। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन में क्या हो रहा है? शूट के टिप को काट देना और रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन अ टी प्लांटेशन। और ये इसका डीकैपिटेशन का वाइडली कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग। कैन यू एक्सप्लेन वाई? जैसे कि देखो ये एक प्लांट है, अब इस प्लांट में एपिकल बड के कारण जो है ना ये प्लांट सिर्फ अपना लेंथ बढ़ा रहा है, लेकिन साइड का डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो इसका यूज़ किया गया टी प्लांटेशन में कि जैसे टी का प्लांट है, यहाँ एपिकल बड जो है ना उसमें हम लोग एपिकल बड को काट देते हैं। जब एपिकल बड को काटेंगे तो लेटरल डेवलपमेंट होगा, लेटरली प्लांट और ग्रो करेगा, लीफ और आएगा। तो यहाँ पे हम लोग टी प्लांटेशन में क्या करते हैं? इसके एपिकल बड को काट देने से हमको टी प्लांटेशन में क्या चाहिए? उसका लीफ चाहिए, उसके लीफ से ही चाय बनता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये इसके सूट के टिप को काट देंगे तो इधर से ज़्यादा लीफ हमको मिलेगा, यहाँ से ज़्यादा लीफ का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे यूज़ किया, ये इसका यूज़ कहाँ पे किया गया डीकैपिटेशन का? टी प्लांटेशन में किया गया। और हेज मेकिंग, जैसे गार्डन होता है ना, तो गार्डन में जैसे देखे होंगे कि बहुत सारा अलग अलग शेप का प्लांट होता है, तो वो किसी कारण होता है? उसके एपिकल बड को काट दिया जाता है, ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट को काटते जाते हैं, तब जाकर के यहाँ पे लेटरली हेज बनता है। इसको बोलते हैं हेज मेकिंग। तो हेज मेकिंग में क्या हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? डीकैपिटेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं टी प्लांटेशन में एंड हेज मेकिंग में कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा ऑक्सीजन अल्सो इंड्यूस। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है ऑक्सीजन अल्सो इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। यहाँ पे ये फोर्थ फंक्शन है। ऑक्सीजन अल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी किसमें? पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है? पार्थेनोकार्पी का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोल देते हैं पार्थेनोकार्पी। और यहाँ पे देखो फूड नहीं फ्रूट। ऑक्सीजन अल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। पार्थेनोकार्पी कहाँ पे ये इंड्यूस कर रहा है? टोमेटो में। दे आर वाइडली यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। ऑक्सीजन जो है हर्बिसाइड की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि 2,4-D। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडनस वीड। ये हो गया हमारा फिफ्थ फंक्शन कि वाइडली इसका यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है? वीड्स के तौर पे। क्या करता है वो किल करता है डाइकोट वीड को। डज नॉट अफेक्ट द मेच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट। लेकिन जैसे कि प्लांट में दिए तो सिर्फ डाइकोट वीड को इफेक्ट पहुंचा रहा है, लेकिन मोनोकोट वीड को ये कुछ भी इफेक्ट नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर्स। ऑक्सीजन ये जो 2,4-D है, 2,4-D का यूज़ किया जा रहा है एज अ डाइकोट वीड। और डाइकोट वीड को मारने के लिए किस ऑक्सीजन का यूज़ किया जा रहा है? सिंथेटिक ऑक्सीजन का, जिसका नाम है 2,4-D। ठीक है, ऑक्सीजन अल्सो कंट्रोल, यहाँ पे ये नेक्स्ट फंक्शन है 6 नंबर। ऑक्सीजन अल्सो कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन हेल्प इन सेल डिवीजन। जाइलम का डिफरेंशिएशन भी कर रहा है और सेल का डिवीजन करने में भी मदद कर रहा है। तो ये सारा फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, आप लोग भी क्या कीजिए, ये पूरे फंक्शन को लिखिए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। अब देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन हम क्या लिखवाएं, यहाँ से शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल से। जो दो हमारे पास नेचुरल ऑक्सीजन है उसका नाम है IAA एंड IBA। ये दोनों आइसोलेट कहाँ से किया गया? ये दोनों को आइसोलेट किया गया प्लांट से। क्या बोले कि दो नेचुरल ऑक्सीजन है हमारे पास, पहला है IAA, दूसरा है IBA। आइसोलेट कहाँ से किया? आइसोलेट किया गया प्लांट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं सिंथेटिक ऑक्सीजन पे। सिंथेटिक ऑक्सीजन में हमारा पहला एग्जाम्पल है NAA और दूसरा एग्जाम्पल है 2,4-D। 2,4-D क्या करता है? डाइकोट वीड को किल करता है। 2,4-D क्या कर रहा है? डाइकोट वीड को ये किल कर रहा है। अब आते हैं इसका फंक्शन पे। पहला नंबर फंक्शन यहाँ पे इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। यहाँ पे ये पहला फंक्शन है कि इनिशिएट कर रहा है रूटिंग को स्टेम कटिंग में। फिर है प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। दूसरा फंक्शन क्या है? ये प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग कहाँ पे? पाइनएप्पल में।
तीसरा फंक्शन है हमारे पास प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। ये जो प्रिवेंट कर रहा है फ्रूट को और लीफ को ड्रॉप होने नहीं दे रहा है, कब? अर्ली स्टेज में। फिर नेक्स्ट है प्रोमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर पार्ट एंड एपिकल डोमिनेंस, भी यहाँ पे हो रहा है, प्रमोट कर रहा है, एप्सिशन ऑफ ओल्डर लीफ को गिरा दे रहा है और एपिकल डोमिनेंस हो रहा है यहाँ पे। फिर इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहाँ पे इंड्यूस कर रहा है? टोमेटो में कर रहा है। उसके बाद एक और यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट यह भी आया था कि हेल्प इन सेल डिवीजन, जाइलम डिफरेंशिएशन भी करता है और सेल का डिवीजन भी करता है। यहाँ तो लिख चुके हैं जाइलम डिफरेंशिएशन, और यहीं पे लिख देते हैं जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। इसको आप लोग भी लिखिए, ठीक है। ये पूरा फंक्शन यहाँ पे साइड में लिख लेने से क्या होगा कि बार बार हमको रीडिंग नहीं करना पड़ेगा ना। ये तो फर्स्ट टाइम अगर रीडिंग कर रहे होंगे तो हम लोग एक बार में सारा पॉइंट लिखते जाएंगे, ये सब चारों हार्मोन का। नेक्स्ट आते हैं जिबरलिन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, जिबरलिन का भी हम पूरा रोल साइड में लिख देंगे, आप लोग को साइड में लिख लेना, ठीक है। आते हैं जिबरलिन पे। जिबरलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, ये भी प्रोमोट ही कर रहा है। देयर आर मोर देन 100 जिबरलिन, हमारे पास कितना जिबरलिन है? मोर देन 100 जिबरलिन है, रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड हायर plants. They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remain most intensively studied form. यहाँ पे लिखेंगे GA3 was first discovered, GA3 was first discovered gibberellin था, फर्स्ट डिस्कवर्ड, मतलब कि GA जो है हमारे पास मोर देन 100 तरह का जिबरेलिक एसिड है, जिसमें से GA3 जो है वो पहला जिबरेलिक एसिड डिस्कवर किया गया था। क्या बोले, हमारे पास मोर देन 100 तरह का जिबरेलिक एसिड है, जिसमें से जो GA3 था वो फर्स्ट जिबरेलिक एसिड डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब आ रहे हैं कि ऑल GAs आर एसिडिक, जितना जिबरेलिक एसिड होता है तो उसके नाम में ही एसिड है। दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन द प्लांट, देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन, यहाँ से फंक्शन शुरू हो रहा है, एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, यहाँ से पहला फंक्शन है, एबिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। जिबरेलिन्स कॉजेज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, ये दूसरा फंक्शन हुआ। दे ऑल्सो डिले सेंसेंस, तीसरा फंक्शन क्या है, ये सेंसेंस को डिले कर रहा है, टाइम पीरियड बढ़ा दे रहा है फ्रूट का। दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। GA3 इज यूज टू सेट अप स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो मेल्टिंग करते हैं, जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे भी GA3 का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर इन देयर स्टेम, शुगर कैन कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, शुगर के फॉर्म में स्टेम में। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विद जिबरलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच 20 टन्स पर एकड़, मतलब जो शुगर केन का जो प्लांट है उसमें जिबरेलिक एसिड को स्प्रे करने से क्या हो रहा है कि इंटरनोड का इलोंगेशन हो रहा है। जैसे कि ये मान लो शुगर केन है, शुगर केन में इसको बोलते हैं इंटरनोड, इस गैप को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अब इसमें GA स्प्रे कर देने से क्या होगा, ये जो इंटरनोड का लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ गया, 20 टन पर एकड़ से प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ चुका है। स्प्रेइंग जुवेनाइल, अब स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GA, अब जिबरेलिक एसिड अगर जुवेनाइल प्लांट में अगर हम कॉनिफर्स में स्प्रे करेंगे तो हैसन कर देगा मैच्योरिटी पीरियड को, उसके मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी से ला देगा, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। जिबरेलिन्स ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन, ये जो इंटरनोड है इसको इलोंगेट करेगा जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग से पहले इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट ऑफ द रोसेट हैबिट। तो ये जो सारा फंक्शन है ना, ये सारा फंक्शन को हम लोग साइड में लिखेंगे, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं जिबरेलिक एसिड का पूरा रोल, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर पे आते हैं। पहला नंबर जिबरेलिक एसिड, यहाँ से अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट डिस्कवर जिबरेलिक एसिड कौन सा है, GA3 क्या है, सबसे फर्स्ट जिबरेलिक एसिड डिस्कवर है। दूसरा नंबर ये इंड्यूस क्या कर रहा है, मेल्टिंग कर रहा है। इंड्यूस मतलब कि ब्रीविंग इंडस्ट्री में जहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है वहाँ पे ये मेल्टिंग का प्रोसेस को इंड्यूस कर रहा है। सेकंड फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है एप्पल के लेंथ को एंड इम्प्रूव इट्स शेप। सेकंड फंक्शन क्या है जिबरेलिक एसिड का, इंक्रीज कर रहा है एप्पल के लेंथ को और उसके शेप को इंक्रीज कर रहा है। तीसरा फंक्शन है इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, जो ग्रेप का जो स्टॉक है उसके लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
तीसरा फंक्शन है, फोर्थ है कि डिले लीफ सेंसेंस, ये क्या कर रहा है, लीफ के सेंसेंस को डिले कर दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे डिले लीफ सेंसेंस के बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास बोल्टिंग, मतलब इंटरनोड इलोंगेशन। जैसे कि ये एक शुगर केन है, उसमें बोल्टिंग कर सकता है, ये इंटरनोड इलोंगेशन कर दे रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्प्रिंग जुवेनाइल विथ कॉनिफर्स जीए हैसन द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। उसके बाद और यहाँ शुगर केन का लिख सकते हैं कि शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट शुगर इन द स्टेम, स्प्रिंग शुगर केन विद जिबरडे इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम। यहाँ पे लिख सकते हैं स्प्रिंग शुगर केन विथ जिबरलिन इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम, लिख दीजिए यहाँ पे स्प्रिंग जिबरलिन्स स्प्रिंग जिबरलिन्स in sugar spring gibberellins on sugar cane increase its length उसकी लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जिबरेलिक एसिड के कारण शुगर केन का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कुछ और फंक्शन लिख सकते हैं कि जिबरेलिन्स आल्सो प्रमोट बोल्टिंग इंटरनलाइजेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। कहाँ पे ये प्रमोट कर रहा है बोल्टिंग, इन बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट विथ रोसेट हैबिट। तो यहीं पे लिख सकते हैं प्रोमोट बोल्टिंग इन, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोमोट बोल्टिंग, इसको उठा के थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है। प्रोमोट बोल्टिंग इन लिख सकते हैं बीट में कैबेज एंड प्लांट विथ रोसेट हैबिट ठीक है। यहाँ तक ये पूरा एक तरह से रटने वाला टॉपिक है, इसमें हमको सिर्फ याद ही करना है, ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को भी रटना ही है ये, तो एक एक करके इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा कि ये पूरा रोल एक जगह पे रहना चाहिए पूरा हार्मोन का, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन शुरू करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइटोकाइनिन में हमको यहाँ पे करना है कि साइटोकाइनिन हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को, एंड एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। उसका डिस्कवरी कैसे हुआ था साइटोकाइनिन का, काइनेटिन के फॉर्म में एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन प्यूरिन। एडेनिन तो एक प्यूरिन ही है, तो बोल रहा है यहाँ पे साइटोकाइनिन हैव स्पेशल इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस पे इसका स्पेशल इफेक्ट है, एंड वेर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। किस फॉर्म में इसको डिस्कवर किया गया था, काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया था, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन। काइनेटिन क्या है, एडेनिन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, उसको एक प्यूरिन है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड, कहाँ से, ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म डीएनए, मतलब कि काइनेटिन का जो डिस्कवरी हुआ था कहाँ से हुआ था, ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म डीएनए से हुआ था। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, काइनेटिन जो है सो प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। जब साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी को सर्च किया गया प्लांट में, तो वहाँ से हमको एक सब्सटेंस मिला, उसको बोले जियाटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नल से एक हमको केमिकल मिला, उसको क्या बोले, जियाटिन बोले, जिसका जो एक्टिविटी था वो नेचुरली किसके जैसा था, वो सारा एक्टिविटी साइटोकाइनेसिस के जैसा ही था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द जियाटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद द सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। Natural cytokinins are synthesized in region where rapid cell division occur। याद रखना कि साइटोकाइनेसिस नेचुरली कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे सेल का बहुत ज़्यादा डिवीज़न चल रहा हो वहाँ पे साइटोकाइनेसिस ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रूट एपेक्स डेवलपिंग शूट बर्ड्स यंग फ्रूट, वहाँ पे साइटोकाइनेसिस ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पे सेल का रैपिड डिवीज़न हो रहा है वहाँ पे साइटोकाइनेसिस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, पहला फंक्शन लिख दिया। सेकेंडली है कि क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स
फिर लिखा कि लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट की ग्रोथ करवाएगा। साइटोकाइनेसिस हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनेसिस जो है सो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करेगा। दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेंसेस, ये न्यूट्रिशन का मोबिलाइजेशन भी करवाएगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी लेकर के जाएगा, जो कि मदद कर रहा है हेल्प इन डिले ऑफ लीफ के सेंसेस में डिले कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे साइटोकाइनेसिस का फंक्शन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइटोकाइनेसिस का पूरा एक एक फंक्शन लिखेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा साइटोकाइनेसिस का लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं। फर्स्ट नंबर में हमको याद रखना है कि नेचुरल साइटोकाइनेसिस कौन सा, साइटोकाइनिन हार्मोन कौन सा है, जियाटिन, जो नेचुरली पाया गया वो कौन सा है, जियाटिन। सिंथेटिक कौन सा है, काइनेटिन, सिंथेटिक साइटोकाइनिन कौन सा है, काइनेटिन। पहला नंबर फंक्शन पे आते हैं, ये ओवरकम कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को, साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को। सेकंड फंक्शन है कि ये सेकंड फंक्शन है सेल का इनलार्जमेंट कर रहा है, सेकंड फंक्शन क्या है, सेल का इनलार्जमेंट कर रहा है। तीसरा फंक्शन है डिले, लीफ के सेंसेंस को डिले कर रहा है, ये साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, लीफ के सेंसेंस को डिले कर रहा है। फोर्थ फंक्शन क्या है, प्रमोट लेटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है, जो लेटरल ग्रोथ है और लेटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को ये प्रमोट कर रहा है। और नेक्स्ट है प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मतलब कि न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र करने में ये उसको प्रमोट कर रहा है, कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र करने को ये प्रमोट कर रहा है। एक बार फिर से देखेंगे, साइटोकाइनेसिस नेचुरल का नाम क्या है, जियाटिन, नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा है, जियाटिन। सिंथेटिक साइटोकाइनिन कौन सा है, काइनेटिन। पहला फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन है ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। सेकंड फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड फंक्शन है यहाँ पे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, सेकंड फंक्शन है प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। थर्ड फंक्शन है हमारे पास डिले, लीफ के सेंसेंस को ये डिले करेगा। फोर्थ फंक्शन है प्रमोट लेटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करेगा, लेटरल ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। और फिफ्थ फंक्शन है हमारे पास सेल का इनलार्जमेंट करेगा। तो ये तुम्हारा साइटोकाइनिन खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास अब दो हार्मोन बचा हुआ, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड बचा हुआ। ठीक है, तो एक बार इथाइलिन देख लेंगे, उसके बाद एब्सिसिक एसिड करके ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं, इथाइलिन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इथाइलिन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन इज़ अ सिंपल गैसियस पीजीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इथाइलिन कैसा हार्मोन है, गैसियस फॉर्म में है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। ये जो इथाइलिन हार्मोन है कौन सिंथेसाइज करेगा, वैसा टिश्यू जो सेंसेंस अंडरगो कर रहा हो और जो वैसा फ्रूट जो पका हो। इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ये पहला फंक्शन लिखा। ये इथाइलिन क्या कर रहा है, सीडलिंग का हॉरिजेंटल ग्रोथ करवा रहा है। स्वेलिंग, यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन करा रहा है इन डाइकोट सीडलिंग में। इथाइलिन प्रमोट सेंसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर के सेंसेंस एंड एब्सिशन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका रोल किया जाता है। जैसे अभी जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है, अभी सीज़न तो मैंगो का पकने का नहीं हुआ, बट अभी से ही मैंगो मिलना शुरू हो गया। कैसे मिलना शुरू हो रहा है, इथाइलिन का यूज़ किया जा रहा है, उसको जल्दी से पका दिया जा रहा है। इट इन्हांसेस द रेस्पिरेशन रेट को इन्हांस कर देता है ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। दिस राइज इन रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, जैसे कि जो रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा दिया इथाइलिन प्लांट में, उसको हम लोग बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है तो इसको पूछा जा सकता है कि दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो इंक्रीज कर दिया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। नेक्स्ट बात करेंगे, इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। इथाइलिन क्या कर रहा है, सीड एंड बड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्रॉटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलॉन्गेशन इन अ डीप वाटर राइस प्लांट। इट हेल्प लीव्स या अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। ठीक है, इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping in the plant to increase their absorption surface. Next बोल रहा है कि इथाइलिन is used to initiate flowering for synthesizing fruit set in pineapple. It also induce flowering in mango, में भी ये flowering को induce कर रहा है।
Since ethylene regulate so many physiological process, it is one of the most widely used PGR. सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा यूज़ किया जाता है? इथाइलिन ही है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन एग्रीकल्चर. द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ द इथाइलिन इज इथीफोन. कि इथाइलिन का एक सोर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथीफोन. इथीफोन इज एन एक्वस सॉल्यूशन, इज रीडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली. क्या बोल रहा है कि जो प्लांट में इथाइलिन का सोर्स है, वो सोर्स है क्या? इथीफोन नाम का सब्सटेंस है. इथीफोन है क्या? एक्वस सॉल्यूशन जो कि बहुत रीडली सॉल्यूबल, एब्जॉर्ब्ड है, ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट. कि पूरे प्लांट में ये इथीफोन ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यही जो है सो रिलीज करता है इथाइलिन धीरे धीरे. इथीफोन हैसन द फ्रूट राइपनिंग. फ्रूट के पकाने के प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा स्पीड कर देता है. कहाँ पे? टोमेटो में, एप्पल में. एंड एक्सेलरेट एब्सिशन ऑफ द फ्लावर के एब्सिशन को एक्सेलरेट कर देता है. एंड फ्रूट थिनिंग ऑफ द कॉटन, चेरी, वॉलनट को ये कर दे रहा है. प्रोमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड. ये हम लोग अब क्या करेंगे? ये पूरा फंक्शन देखें. ये पूरा फंक्शन को साइड में फिर से लिखेंगे इथाइलिन का करके. ठीक है, हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा. हाँ, तो यहाँ पे हम इथाइलिन का सारा फंक्शन लिख लिए, सारा रोल लिख लिए. ठीक है, अब देखिए एक एक करके देखते हैं. इथाइलिन में पहला नंबर लिखें, प्रमोट सेंसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन. ये प्रमोट कर रहा है सेंसेंस को और एब्सिशन को प्लांट के ऑर्गन में. इंक्रीज़ कर रहा है फ्रूट को, राइपनिंग को ये इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब फ्रूट के पकने के समय को मतलब कम कर दे रहा है. इंक्रीज फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट के राइपनिंग को बहुत ज़्यादा स्पीड कर दे रहा है. ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है. फोर्थ फंक्शन है इनिशिएट सीड जर्मिनेशन. सीड को जर्मिनेट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है. इंक्रीज रेस्पायरेशन के रेट को इंक्रीज़ करता है, उसी को बोलते हैं रेस्पायरेटरी क्लाइमेट. याद रखना कि ये इंक्रीज़ कर रहा है रेस्पायरेशन के रेट को, उसको हम लोग क्या टर्म दे रहे हैं? रेस्पायरेटरी क्लाइमेट बोल रहे हैं. नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास प्रमोट रैपिड इंटरनोड या फिर पेटियोल इलोंगेशन डीप वाटर राइस प्लांट. याद रखना कि ये प्रमोट कर रहा है रैपिड इंटरनोड या फिर पेटियोल के इलोंगेशन को कहाँ पे? डीप वाटर राइस प्लांट में. एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रमोट कर रहा है फीमेल फ्लावर. यहाँ लिखा ना कि इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर. तो ये नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर लिख देते हैं. प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर में ये प्रमोट कर रहा है, 7 नंबर लिख देते हैं. प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर. ठीक है यहाँ तक. अब आते हैं, हमारा लास्ट हार्मोन है ये, डेट इज़ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे. ठीक है, तो पढ़ते हैं. एज मैंशन अर्लियर, एब्सिसिक एसिड ABA वॉज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी. ये जनरली रेगुलेट क्या कर रहा है? एब्सिशन को और डोरमेंसी को. बट लाइक अदर PGR इट ऑल्सो हैज़ other wide ranging effect on plant growth development. It act as a general plant growth inhibitor. एब्सिसिक एसिड जनरली किसकी तरह बिहेव करता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आता है. एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म. प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है. ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन. ABA क्या कर रहा है? सीड को जर्मिनेट होने नहीं दे रहा. पहला नंबर. ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ द स्टोमाटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस. ये दूसरा नंबर के स्टोमाटा को क्लोज करके ये प्लांट को बहुत सारे स्ट्रेस से टॉलरेट करने में मदद कर रहा है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. और इसीलिए हम लोग एब्सिसिक एसिड को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस हार्मोन. ABA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट. सीड डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी में. फिर आगे लिखा बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ABA हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ. मतलब ABA जो है सीड को विथस्टैंड कर रहा है डेसिकेशन से एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ. मतलब कि ग्रोथ के लिए जो अनफेवरेबल कंडीशन है वहाँ पे ये इसको सपोर्ट कर रहा है. इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GA. तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि एब्सिसिक एसिड और GA आपस में एंटागोनिस्ट इन नेचर है, मतलब दोनों अपोजिट काम कर रहा है. जो काम एब्सिसिक एसिड करेगा उसका अपोजिट कौन करेगा? GS करेगा. इसी को बोलेंगे एंटागोनिस्ट. वी में समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट, वन और द अदर PGR आर सम
हैज़ सम रोल टू प्ले। सच रोल कुड बी कम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट, मतलब कि एक जैसा हो सकता है या फिर अपोजिट रोल हो सकता है। दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, मतलब कि ये जो रोल है वो इंडिविजुअली अलग अलग भी हो सकता है। फिर आगे बात करेंगे, सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट इन अ लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन PGR इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इन्फेंट, जिसको बोले डोरमेंसी हो सकता है। ये सब सारा काम हुआ ना हार्मोन के कारण। नेक्स्ट, रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रेंसिक कंट्रोल। ये जनरली क्या अंदर से कंट्रोल कर रहा है ना, उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक कंट्रोल। अलॉन्ग विद द जीनोमिक कंट्रोल एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGR. One such event could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement. Vernalization टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। We shall discuss briefly the role of light and temperature in both of them extrinsic. अभी इसके आगे हम लोग को नहीं पढ़ना, इसके आगे भी था इस चैप्टर में बट डिलीट कर दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा पढ़े एब्सिसिक एसिड, इस पूरे एब्सिसिक एसिड का हम लोग रोल लिखेंगे, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का रोल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ये भी फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू कर सकते हैं रेस्पायरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस, ठीक है।